उधर देखो तो तुम सब कल यहाँ तक बताए हुए थे, फिर भी समझो। जो 4 देश कल बताए थे, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस मिलके जो है ना किसके साथ, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध किया हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जो युद्ध किया था उस युद्ध का नाम क्या था, वाटरलू का युद्ध। कौन युद्ध था, वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ था। हार होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलिना नाम के द्वीप पे भेज दिया था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कब हो गया था, 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया था। उसके बाद बताए थे कि यहाँ पे 4 देश जो है ना, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, ये चारों देश मिलके जो है ना एक बैठक किया हुआ था। बैठक में याद रखेंगे, यहाँ से बैठक जो किया हुआ था, यह चारों देश मिलके ऑस्ट्रिया में बैठक किया था। ऑस्ट्रिया के राजधानी कहाँ होता है, वियना। कहाँ होता है, वियना। वियना में जो है ना, वियना में बैठक किया, जिस बैठक के नाम रख दिया था वियना सम्मेलन। ठीक ना। अगर पूछेगा वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1815 ईस्वी में। ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ 4 देशों के बीच युद्ध हुआ था, कब, 1815 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम क्या रखा गया था, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815। अब देखो वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना है। यानी जो राजा का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको क्या करना है, रिटर्न्स कर देना है। उसी को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। ये लाइन याद रखेंगे। अब देखो, जैसे राजतंत्रों को पुनर्स्थापित किया, यहाँ पे सबसे मेन बात यहाँ पे फ्रांस के बारे में होता है, क्योंकि हम अभी 1789 की क्रांति पढ़े थे, 1799 में पढ़े थे, नेपोलियन बोनापार्ट आया था। अभी 1815 में जो युद्ध हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से बिलोंग कर रहा था तभी। तो ये सारा चीज याद रखेंगे हम। जो युद्ध अभी हो रहा है ना, सारा का सारा यूरोप महादेश में होता है। पहले फ्रांस में स्टार्ट होता है, फ्रांस में स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे यूरोप में फैलना स्टार्ट करता है। फिर कुछ दिन चलता है, फिर बंद होता है, फिर फ्रांस से हमेशा जो है ना क्रांति स्टार्ट होता है। तो पुनर्स्थापित बोल दिया, मुख्य उद्देश्य यही था कि राजा सबको जो है राज पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। तो फ्रांस में फिर से पुनः पूर्व राजवंश का जो है ना फिर से स्थापना हो गया था। ठीक। तो पूछेगा, बताओ वियना सम्मेलन के फलस्वरूप पुनः फ्रांस में कौन राजवंश का शासन आया था, बुर्बो राजवंश का। तो ये लाइन याद रखेंगे यहाँ से। अब बात करेंगे वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्षता का बात करेंगे तो मेटरनिख किया था। इसलिए किया था क्योंकि यह वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, यह हुआ था ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ था। और वियना का जो है ना, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर के रूप में उस समय हुआ करता था मेटरनिख। कौन हुआ करता था, तो उसी देश का जो है जो आदमी मेन था ऑस्ट्रिया का चांसलर, वही उसका अध्यक्षता किया था, मेन अध्यक्ष वही था। तो याद रखेंगे, अगर पूछेगा वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था, तो कौन किया था, मेटरनिख किया था। इसको याद रखेंगे, मेटरनिख किया था। एक चीज यहाँ से मेटरनिख का याद रखेंगे। मेटरनिख युद्ध के बारे में पूछेगा तो कब से स्टार्ट हुआ था, 1815 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के समय को क्या कहा जाता है, मेटरनिख युद्ध। ये लाइन याद रखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में हो या कभी पूछेगा तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। क्योंकि यही समय से यह काम अच्छा से करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक। इसके बाद याद रखेंगे कि मेटरनिख पूछेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, तो मेटरनिख है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, मेटरनिख है। इसको याद रखेंगे। देखो मेटरनिख एक बार बोला हुआ था मेजनी के बारे में, मेजनी के बारे में बोला था कि मेजनी जो है ना समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बोला हुआ था इसलिए क्योंकि मेजनी जो है ना एक कार्बोनरी का जो है, जो गुप्त क्रांतिकारी होता है ना, उसका सदस्य हुआ करता था मेजनी, उसी को स्थापना किया था। इसीलिए मेजनी को बोला हुआ था मेजनी जो है समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मेटरनिख कहा था। यह याद रखेंगे कि मेटरनिख जो है किसको कहा था, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, मेजनी को। या पूछेगा मेटरनिख मेजनी को क्या चीज बोला हुआ था, तो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बोला हुआ था। आगे मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, जब इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण पढ़ेंगे ना,
तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे, मेजनी के बारे में। ये लाइन केवल याद रखना है। उसके बाद याद रखेंगे वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट आया था कि सभी को अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया जाए। अभी शुरुआत में बताए थे राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, यानी जो राजा का जो क्षेत्र होता है उसको रिटर्न कर देना है, यही था इसका मेन उद्देश्य। तो पहला लाइन में याद रखेंगे, ये 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है। पहला याद रखेंगे सभी को अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया जाए। दूसरा नंबर में याद रखेंगे फ्रांस में पुनः कौन राजवंश का शासन हुआ था, बुर्बो राजवंश का स्टार्ट हुआ था। और जिसमें बुर्बो राजवंश में पूछेगा जो फ्रांस में पुनः स्थापित हुआ था राजवंश बुर्बो राजवंश का, उसका राजा कौन बना था, तो लुई 18वां कौन बना था, तो उस समय लुई 16वां था। उसके बाद धीरे धीरे नेपोलियन आ गया था, तो समय बीतता गया। उसके बाद जो राजा बना था याद रखेंगे लुई 18वां। ये लाइन याद रखेंगे। अगला बात आता है 1830 ईस्वी में। देखो लुई 18वां जो आया हुआ था, तो ये कुछ दिन तक यहाँ का फ्रांस का शासक बना था। बाद में 1830 ईस्वी में चार्ल्स 10वां बना हुआ था यहाँ का राजा 1830 ईस्वी में। और इस समय 1830 ईस्वी में यह क्रूर शासक था। जैसे बताए थे लुई 16वां था ना, सेम उसी टाइप का ये भी था। तो जनता इसका भी विद्रोह किया। जब जनता इसका विद्रोह किया ना, तो इसको पता था अगर जनता विद्रोह किया तब इसके बाद फांसी पे चढ़ा देगा, इससे अच्छा है कि इंग्लैंड चला गया भाग के। समझ गया। तो याद रखेंगे चार्ल्स 10वां पूछेगा गद्दी छोड़ के कहां भाग गया था, तो याद रखेंगे कहां भाग गया था, इंग्लैंड में भाग गया था। 1830 ईस्वी का फ्रांस का शासक कौन था, चार्ल्स 10वां, ये याद रखेंगे। अब देखो जैसे जनता विद्रोह किया था तो ये भाग गया। उसके बाद फिर से जो है यूरोप में क्रांति स्टार्ट हो गया। यानी एक समय समय पे अगर बात करेंगे देखेंगे तो फ्रांस में अगर क्रांति स्टार्ट होता है तो यह समय को देख के मेटरनिक देख रहा था कि बार बार फ्रांस से क्रांति स्टार्ट होता है, इसलिए जो है ना मेटरनिक एक कथन दिया था। मेटरनिक का कथन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि यह किसका कथन है। तो प्रश्न मतलब देखो मेटरनिक कथन दिया था जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है। यानी उसका कहने का सेंस ये था कि जब फ्रांस से कोई क्रांति स्टार्ट होता है ना तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है, यानी पूरा यूरोप में फैल जाता है। तो यही चीज कथन दिया था मेटरनिक। अगर पूछेगा जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम आता है, कौन कहा था, मेटरनिक। यानी किसका कथन है, तो मेटरनिक का कथन है। ये बात याद रखेंगे। मेटरनिक कथन दिया था कि फिर से यूरोप में क्या हो गया, क्रांति होने लगा है, यानी शुरू हो गया। तो फिर 1830 ईस्वी में चार्ल्स 10वां का जो जनता विद्रोह किया था उसके जगह पर जनता खुद सहयोग करके लुई फिलिप को जो है वहां का राजा बनाया। फिर से अपना से जनता चुना और यह राजा का काम बहुत अच्छा से कर रहा था। राजा में ये भी बेस्ट राजा था फ्रांस का। देखो 1830 ईस्वी से लेके 1848 ईस्वी तक यहाँ का राजा बना रहा था लुई फिलिप। ठीक। अब यहाँ पे 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में जो है ना गणराज्य शासन था, यानी लोग इसको चुना हुआ था, लोग इसको राजा बनाया था। यह बहुत अच्छा से राजा का काम कर रहा था लुई फिलिप। तो पूछेगा 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी फ्रांस में किसका शासक था, तो लुई फिलिप का। यानी कौन किस गणराज्य शासन था, लेकिन उसमें राजा कौन हुआ करता था, लुई फिलिप। ये बेस्ट राजा था। अब इसका देखो मेन दिक्कत है यह जो है ना, अगर फ्रांस में दिक्कत आ गया था 1848 ईस्वी में आते आते 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति हो गया। क्रांति इसलिए हुआ कि वहां पे जो है 1848 ईस्वी में लुई फिलिप अपना तो अच्छा से राजा का काम संभाल रहा था। फ्रांस के अंदर जनसंख्या बहुत बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ गया। जनसंख्या बढ़ा तो गरीबी फैल गया, गरीबी से फिर भुखमरी होने लगा, भुखमरी से फिर बेरोजगारी आ गया, बेरोजगारी से महंगाई बढ़ गया पूरा फ्रांस में। इन सारे चीज को जो है ना यहाँ का जो सरकार हुआ करता था लुई फिलिप, इस पे यह ध्यान नहीं दिया और इससे यह लुई फिलिप से 1848 ईस्वी का क्रांति जो हो रहा था उसमें लुई फिलिप इसको संभाल नहीं सका अच्छा से कि कैसे इसको हैंडल करेंगे, यही नहीं इसको पता चला। अचानक भुखमरी, गरीबी, जनसंख्या और वृद्धि हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आया और यहाँ से यह राजा के पद से हट गया। समझ गया, लुई फिलिप राजा के पद से हट गया। इस 1848 ईस्वी को अगर पूछेगा क्रांति का
क्या हुआ था, तो उसमें ये चीज लिख देंगे कि फ्रांस में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गया था, फ्रांस में गरीबी बढ़ गया था, फ्रांस में भुखमरी बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गया था, और फ्रांस में महंगाई बढ़ गया था। जिस सारे व्यवस्था को जो है ना ली फिलिप नहीं संभाल पाया था, इसलिए 1848 ईस्वी को क्रांति फिर से स्टार्ट हो गया। बाद में उसका परिणाम देखा गया, तो लोग यहाँ पे जनता सब बोला एक नया राजा लाया जाएगा, लेकिन राजा यहाँ पे संभव नहीं हो पाया। लेकिन लोग सब खुद इसके बारे में सोचा, अगर इन सबको दूर कर दिया जाएगा कुछ कुछ चीज यहाँ से, तो फिर से 1848 ईस्वी क्रांति जो है ना ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इससे इसका प्रभाव जो पड़ा हुआ था 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति का, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का प्रभाव का उल्लेख करें। तो पहला याद रखेंगे, इसमें बताया गया था कि रोजगार की गारंटी देंगे, ठीक, यानी रोजगार देंगे यहाँ पे तो बेरोजगारी नहीं रहेगा, रोजगार देंगे तो लोग का गरीबी भी नहीं रहेगा। तो ये 2 चीज, भुखमरी भी हट जाएगा। पहला लाइन यही चीज बोला हुआ था कि रोजगार की गारंटी देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव का पहला कारण क्या है, तो याद रखेंगे रोजगार की गारंटी देंगे। दूसरा नंबर पर नए नए कारखाना लगाएंगे, यानी फैक्ट्री लगाएंगे। तो मान लो फैक्ट्री लगा दिया तो यहाँ लोग काम करेगा, तो धीरे धीरे महंगाई सबको भी कंट्रोल कर लेगा। ये चीज इस 1848 ईस्वी का फ्रांस के क्रांति का प्रभाव में याद रखेंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेंगे, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है फिर आगे के क्लास में समझेंगे। जर्मनी और इटली का एकीकरण। सबसे पहले याद रखेंगे हंगरी का राजभाषा, यानी हंगरी का जो राजधानी है, हंगरी का राजधानी वह कहाँ पे है, बुडापेस्ट में। कहाँ पे है, बुडापेस्ट में। याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हंगरी का भाषा क्या है, तो हंगरी का भाषा क्या है, मैगियार है। और पूछेगा कोसुत का संबंध किस देश से है, तो कहाँ से है, हंगरी से। यहाँ का नेता हुआ करता था, ठीक ना, नेतृत्व किया था कोसुत। तो याद रखेंगे कोसुत का संबंध कहाँ से है, हंगरी से। हंगरी का राजधानी कहाँ पे है, बुडापेस्ट में है। और हंगरी का भाषा क्या है, मैगियार है। ये 3 पॉइंट हंगरी से याद रखेंगे। फिर यहाँ पे याद रखेंगे यूरोपियन सभ्यता का पालना। समझ लिया, किसको कहते हैं, तो यूनान को। किसको कहते हैं, यूरोपियन सभ्यता को पालना किसे कहेंगे, यूनान को। देखो यूनान में एक युद्ध हुआ था, यूनान स्वतंत्रता युद्ध हुआ था। समझ गया, तो पूछेगा यूनान स्वतंत्रता युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे तुर्की और रूस के बीच। समझ गया, किन 2 देश के बीच हुआ था, तुर्की और, देखो तुर्की में जो युद्ध हुआ था तुर्की की तरफ से, तुर्की में तो हार हो गया था इसमें। लेकिन यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था तुर्की में, उस ऑटोमन साम्राज्य और रूस के साथ युद्ध हुआ था, ठीक ना। याद रखेंगे ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच हुआ था। लेकिन देश का बात करेंगे तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। इन दोनों देश के बीच जब युद्ध हुआ था तो रूस का जीत हुआ था और तुर्की का क्या हो गया था, हार हो गया था। जब तुर्की का हार हुआ था तो इसलिए तुर्की को बोल दिया वहां पे यूरोप का मरीज। क्या बोल दिया, यूरोप का मरीज। अगर क्वेश्चन पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को याद रखेंगे। किसको कहा था, तुर्की को कहा था यूरोप का मरीज। अब देखो यूरोप का मरीज बोल दिया था, ये भी लाइन याद रखेंगे। देखो यहाँ 2-3 प्रश्न याद रखेंगे। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, यूनान। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो है ना युद्ध हुआ था, वह किन 2 देशों के बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच। जिसमें यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी जीत हुई थी, रूस की। किसकी हार हुई थी, तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को। किसको कहते हैं, तुर्की को। अगर तुर्की में रहे ऑप्शन में तो ऑटोमन साम्राज्य याद रखेंगे। तब देखो जब हार गया तो इन 2 देशों के बीच संधि हुआ था, जिस संधि का नाम था एड्रियानोपोल की संधि। तो पूछेगा एड्रियानोपोल की संधि में किसकी हार हुई थी, तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य की। और जीत किसका हुआ था, रूस का। एड्रियानोपोल के संधि पूछेगा कब हुआ था, तो बोर्ड पे देखो 1829 में हुआ था, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला जेनेवा संधि पूछेगा कब हुआ था, तो 1954 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1864 में। यहाँ 1954 याद रखेंगे, यहाँ 1864। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यहाँ से भी 2 पॉइंट और याद रखेंगे। पहला
पोट्सडाम की घोषणा के बाद जापान जो है आत्मसमर्पण किया था। पूछेगा जापान समर्पण जो है ना किस घोषणा के बाद किया था, तो पोट्सडाम की घटना के बाद क्या कर दिया था, जापान आत्मसमर्पण कर दिया था, याद रखेंगे। उसके बाद जर्मनी की क्षतिपूर्ति किस सम्मेलन से पूरा किया गया था, कौन सम्मेलन, लौसाने सम्मेलन। कौन सम्मेलन, लौसाने सम्मेलन, याद रखेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय का बात करेंगे तो देखो जर्मनी में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम था जेना विश्वविद्यालय। क्या नाम था, जेना विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। यह राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। पूछेगा जर्मनी का कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था, तो कौन विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय। ये लाइन याद रखेंगे। इतना सारा लाइन को एक लाइन से याद रखेंगे। एक बार फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, इसको याद रखेंगे। देखो सबसे पहले बोलेंगे कि वियना सम्मेलन किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे 4 देश और नेपोलियन के बीच, ठीक है। 4 देश कौन सा था, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस। उधर से कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट था। समझ गया। जिस युद्ध में जो है ना किसका हार हुआ था, नेपोलियन। यह युद्ध कब हुआ था, 1815 में। 1815 में जो युद्ध हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट और इसके बीच में 4 देश के बीच में, उस युद्ध का नाम क्या था, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में हुआ। उसके बाद एक बैठक हुआ, उस बैठक का नाम क्या रखा गया था, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन किस देश में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। समझ गया। ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है, वियना। कहाँ है, वियना। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था, मेटरनिक किया हुआ था। तो याद रखेंगे मेटरनिक जब किया हुआ था तो इसमें वियना सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, यही उद्देश्य था कि राजतंत्रों का क्या करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। और पुनर्स्थापित करके और फ्रांस में कौन राजवंश का पुनः, तो पुनः जो राजवंश आया था वो पूर्व राजवंश। अगर बात करेंगे वियना सम्मेलन का परिणाम, तो यही हुआ था कि सभी को अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया जाएगा और फ्रांस में जो है पूर्व राजवंश का पुनः स्थापना किया गया था। तो परिणाम हो गया। 1830 ईस्वी में यहाँ का राजा कौन था, फ्रांस का चार्ल्स दशम था। चार्ल्स दशम के समय में जनता विद्रोह कर दिया और चार्ल्स दशम कहाँ भाग के चला गया, इंग्लैंड में चला गया था। फिर से यूरोप में क्रांति होने लगा, जिस कारण से मेटरनिक एक कथन दिया था। मेटरनिक का कथन क्या था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है। किसका कथन है, मेटरनिक का। तो ये भी याद रख लेंगे। और जनता यहाँ पे अपना सहयोग से 1830 ईस्वी में चार्ल्स दशम को हटाया और यहाँ पे 1830 ईस्वी में लुई फिलिप को जो है ना जनता खुद से शासन बनाया। बोला अब यहाँ गणराज का शासन चलेगा, यानी लोग यहाँ पे लुई फिलिप को अपना से चुना है, तो यहाँ पे लुई फिलिप यहाँ का सरकार बनेगा। और लुई फिलिप बहुत अच्छा शासक था जो 1830 ईस्वी से कब तक यहाँ पे काम कर रहा था, 1848 ईस्वी तक काम किया। लेकिन 1848 ईस्वी में भी फ्रांस में क्रांति हुआ। क्रांति होने का मुख्य रीजन यही था, वहां पे अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गया, गरीबी बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गया। ये सब सारा कारण हो गया, जिस कारण से रोजगार नहीं दे पाया था, महंगाई बढ़ गया था, बेरोजगारी फैल गया था, जिसको लुई फिलिप संभाल पाया था, नहीं संभाल पाया था। फिर बाद में फ्रांस के क्रांति का प्रभाव में ध्यान रखेंगे कि उसमें बताया गया था कि रोजगार की क्या करेंगे, गारंटी देंगे और नए नए कारखाना लगाएंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ तक याद रखेंगे। इसके बाद हम बताए थे कि हंगरी का 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। हंगरी देश से, हंगरी एक प्रकार का देश है, सो पता है। हंगरी का राजधानी कहाँ पे है, बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। और हंगरी का भाषा क्या है, मैग्यार। हंगरी का भाषा, पशु का संबंध कहां से है, हंगरी से है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। अगला आता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता को पालना किसे कहेंगे, यूनान को। और यूरोपियन सभ्यता का जो पालना यूनान को कहते हैं। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में 2 देश भाग लिया था। देश में से एक ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की की तरफ से ऑटोमन सम्राट, और इधर से रूस युद्ध किया था, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य का हार हुआ था, यानी तुर्की का हार हुआ था, जिस कारण से इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। यूरोप का मरीज, जिस तरह से एशिया का मरीज किसे कहा जाता था, चीन को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था। उसी तरह से यहाँ पे याद रखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहेंगे। और यहाँ पे रूस का जीत हुआ था और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का हार हुआ था। किसका पराजय हुआ था, तुर्की का। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में
तुर्की का पराजय हुआ था, जिस कारण से रूस और तुर्की के बीच एक संधि हुआ था, जिस संधि का नाम था एड्रियानोपुल की संधि। और एड्रियानोपुल की संधि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे तुर्की और रूस के बीच हुआ था। यहाँ पे जेनेवा संधि से याद रखेंगे 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, जेनेवा संधि हुआ था। ठीक, अब प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था। ब्रेस्ट लिटोस्टक की संधि में दो देशों के बीच संधि हुआ था, जिस देश में रूस और जर्मनी था, रूस और जर्मनी था। जर्मनी में बताया था नेपोलियन बोनापार्ट एक चीज का स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था, जर्मन राइख। याद रखेंगे। पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मनी के क्षतिपूर्ति किस सम्मेलन में किया गया था, तो लोसाने सम्मेलन में किया गया था। और जर्मनी में याद रखेंगे एक विश्वविद्यालय था जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। समझ गया। जेना विश्वविद्यालय किस देश से संबंध है, जर्मनी से। कहां से, ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे जितना है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे और क्या चीज, इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण दोनों पढ़ेंगे। दोनों को पढ़ने के बाद यह चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ना, हिस्ट्री का पहला चैप्टर ये खत्म हो जाए, आगे देखेंगे अब। ठीक, उतार लो तब तक। अब इन सबको बता के छुट्टी हो गया, उतार लिया है, उतारो तो पास।